नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर सीएम ने घोषणा की है कि सौर स्वरोजगार योजना से जुड़े महिलाओं को सौर सखी नाम दिया जाएगा। साथ ही विकासखंडों में विशेष शिविर का आयोजन किए जाएंगे और ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सके। सौर प्लांटों के रखरखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है और आगे भी इसे विस्तार देने की योजना है। सीएम ने कहा है कि वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर क्षमता का लक्ष्य रखा है। राज्य में रूफटॉप सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सब्सिडी प्रदान की जा रही है। पीएम सूर्य घर योजना के माध्यम से भी सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के लिए लाभार्थियों को सब्सिडी दी जा रही है। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को गुंडियाल गांव से विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अभियान के अंतर्गत 29 मई से 12 जून तक देश भर के 700 से अधिक जिलों में 2000 से अधिक वैज्ञानिक दलों द्वारा 1.5 करोड़ किसानों के साथ संवाद स्थापित किया जाएगा। इस अभियान के लिए प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 टीमें गठित की गई हैं, जो कि प्रतिदिन 3 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित करेगी। ऐसे में प्रत्येक कार्यक्रम में 600 से अधिक किसानों के साथ संवाद किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि, जलवायु और जरूरत के अनुसार उन्नत कृषि तकनीकों की जानकारी देने के साथ साथ मृदा परीक्षण के आधार पर लाभकारी फसलों के चयन के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। सहसपुर विकासखंड के गुंडियाल गांव में शुरू किया गया। ये विकसित संकल्प अभियान 29 मई से 12 जून तक प्रदेश में चलेगा। इसमें किसानों को नई तकनीकी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, जिसके तहत सरकार किसानों के साथ सीधे संवाद करेगी। इस कार्यक्रम में किसानों के मिले फीडबैक के आधार पर सरकार नवाचार का डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेगी। और संबोधन में हम सभी को कल्याण एवं ग्रामीण विकास के मंत्री देश के अंदर इसकी शुरुआत प्रदेश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में हमारे प्रदेश में इसका शुभारंभ ज्ञान का आशय विज्ञान को ध्यान से जोड़ना है। आज से लेकर 12 तारीख तक हमारे किसान हमारे कुछ 6000 वैज्ञानिक हैं, जाएंगे, उनको नई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे। और संबोधन में हम सभी को हल्द्वानी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को भूकटाव से बचने के लिए किए जा रहे सुरक्षात्मक कार्य में बड़ा गड़बड़झड़ा सामने आया है। प्रारंभिक जांच जिलाधिकारी के सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने कार्यदायी एजेंसी की अनुमति तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कार्य में हेराफेरी हो रही है। उप जिलाधिकारी राहुल शाह ने बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए बनाई जा रही सुरक्षा दीवार में गुणवत्ता सहित निर्माणदायी एजेंसी की तरफ से आपदा प्रबंधन के मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया है। उन्होंने बताया है कि सुरक्षात्मक कार्य करने वाली एजेंसी ने नदी से ही रेता पत्थर उठाकर निर्माण में लगा दिया है और न ही क्रशिंग मशीन लगाई, जो कि आपदा प्रबंधन के नियमों के खिलाफ है। फिलहाल जिलाधिकारी ने तत्काल एक्शन लिया है और गुणवत्ता की जांच के निर्देश भी दिए हैं। आपके अनुरोध पे जिलाधिकारी महोदय, जो कि अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नैनीताल भी है,
उनके द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत सिंचाई विभाग को गौला नदी में जो स्टेडियम का सुरक्षा कार्य है उसके लिए अनुमति दी गई थी, जिसकी अनुमति के माध्यम से वहां से ग्रिट, रेता, बोल्डर एवं आपका बजरी वगैरह निकालने की अनुमति दी गई थी। उक्त अनुमति में यह प्रतिबंध था कि आप जो सामग्री निकालेंगे वो वन निगम के माध्यम से, वन निगम के पंजीकृत वाहनों के माध्यम से क्रय करके उपयोग में लाएंगे। सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगोली ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी। जी हां, कैबिनेट ने 11 प्रस्ताव पर लगाई मोहर। राबित विभाग में उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 में परिवर्तन पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। राज्य में विभिन्न विभागों द्वारा अब तक स्थानीय निवासियों को 5 करोड़ तक के टेंडर दिए जाए थे और इसको बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया है। हर श्रेणी में ठेकेदारों की सीमा बढ़ाने के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। तक थी और अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए वो जो हमारा कैप है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। इसमें जो न्यूनतम स्थायी रोजगार है वो 50, 150, 300 और 500 क्रमशः ये इस तरह से इसमें निर्धारित किया जाएगा। किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कहीं आपको सर्वेज करने हैं वगैरह, तो उसमें आपको कंसल्टेंसी की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि उसमें कोई इंटेलेक्चुअल इनपुट्स नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन आपको गुणवत्ता इंश्योर करनी जरूरी होती है कि ताकि कार्य समय से हो और अच्छी गुणवत्ता का हो। तो उसके चलते अभी भारत सरकार ने जो व्यवस्था है इसमें दे रखी है कि जो नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज में हम लोगों ने QCBS के लिए भी इसमें अनुमन्यता प्रदान कर दी गई है। इससे इधर हम लोगों के जो एक तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा था कि पारदर्शिता लाने के लिए कोई भी टेंडर है उसमें कागज नहीं लेने चाहिए, ऑनलाइन सभी सबमिशन होनी चाहिए। उत्तराखंड में चल रहे अतिक्रमण अभियान का असर अब रामनगर में भी देखने को मिल रहा है। रामनगर मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण पर नगर पालिका रामनगर द्वारा फड़ बाजार में सार्वजनिक नाले के ऊपर अतिक्रमण चिन्हीकरण और निशान लगाए गए। दुकानदारों को भी अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी गई है। जानकारी देते हुए नगर पालिका ईओ आलोक उनियाल ने कहा है कि लगातार नगर पालिका द्वारा कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। लगातार समझाने के बाद भी अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसके बाद से नगर पालिका ने अतिक्रमण को चिन्हांकित कर किया है और उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण करने वाले खुद ही अतिक्रमण हटा दे, नहीं तो जल्द ही इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बीच में नगर पालिका परिषद रामनगर के द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार ही कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें अभी पूर्व में अभी हमारे द्वारा सत्यापन और अतिक्रमण अभियान पिछले 1 हफ्ते तक चलाया गया था, जिसमें हमारे द्वारा 49 लोगों के चालान भी किए गए थे। परंतु बार बार चेतावनी के बाद भी अस्थायी अतिक्रमण हमारे द्वारा जब्ती के बाद भी फड़ बाजार में लगातार जो है अतिक्रमण जो था वो लोग उसमें करे जा रहे थे। तो इसमें हमारे द्वारा ये कार्रवाई की गई है कि हम लोगों ने उनकी जो है स्थायी अतिक्रमण जो है उसके चिन्हीकरण की कार्रवाई करी है और आज उनको नोटिस इश्यू हो गए हैं। 32 नोटिस को इश्यू है और साथ ही पूरे बाजार में भी अब हल्के हल्के जो है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाओं को कम करने व रोकने के प्रयास अग्निशमन विभाग ने शुरू कर दी है। अग्निशमन विभाग ने होटल, अस्पताल और पिक्चर हॉल में जाकर कर्मचारियों को आग लगने पर आग बुझाने का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। बताते चले कि आज अग्निशमन विभाग के कर्मचारी सबसे पहले ऋषिकेश के रामा पैलेस पहुंचे।
इसके बाद शहर के तमाम बड़े होटलों में गए। आखिर में अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ऋषिकेश एम्स पहुंचे। इन सभी स्थानों पर अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने संस्थान के कर्मचारियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया। और देखिए, इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कर्मचारियों को आग बुझाने का यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि गंभीर समय में जो है आग में लगी जंगलों को बुझा सके। फिलहाल ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। एक्शन में अब अग्निशमन विभाग जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो हमेशा देखने को मिलती है। इसके बाद से कई वन जलकर खाक हो जाते हैं, पेड़ पौधे जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे में इसके लिए पहले से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तमाम प्रशिक्षकों को पहले से ही किस तरह से वनाग्नि को बुझाया जा सके और किस तरह से भारी नुकसान होने से बचाया जा सके, इसके लिए पहले से ही देखिए यहाँ पर सभी को प्रशिक्षित की जा रही है। तमाम बड़े होटलों में भी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि आने वाले गंभीर समस्या को पल भर में खत्म किया जा सके। तो देखिए, अब अग्निशमन विभाग जो है वो एक्शन मोड में आता हुआ नजर आ रहा है। अग्नि की जो भी घटनाएं सामने आती है वो जल्दी से बुझाया जा सके, इसके लिए पहले से ही प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बिना देरी के सुरक्षा के उपाय किए जा सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा गतिमान है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तीर्थयात्रियों के राज्य सरकार की ओर से बेहतर प्रदर्शन भी किए गए हैं और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी है कि इस वर्ष संचालित हो रही यात्रा में अभी तक लगभग 33 लाख से अधिक श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस वर्ष की चारधाम यात्रा और हेमकुंड साहब की जो यात्रा है उसमें अभी तक 33,17,362 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण करवाया है। अभी तक जो हमारे जो यात्री दर्शन कर चुके हैं उनमें से यमुनोत्री धाम में 2,54,747, गंगोत्री धाम में 2,41,610, केदारनाथ धाम में 5,51,026, बद्रीनाथ धाम में 3,78,095, हेमकुंड साहब में 4,440, ये कुल मिलाकर के 14,29,918 श्रद्धालु हमारे दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पौराणिक मंदिरों को विकसित करने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन की शुरुआत की है। मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊं मंडल में 16 चिन्हित मंदिरों का विकास किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड सरकार ने मानस खंड यात्रा के लिए IRCTC के सहयोग से 1100 लोगों के लिए एक विशेष ट्रेन मानस खंड एक्सप्रेस शुरू की है। इस ट्रेन का उद्देश्य कुमाऊं क्षेत्र के उन स्थानों को बढ़ावा देना जिसका प्रचार प्रसार करना है और कम है और ऐसे में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के पर्यटन एवं तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज सरकार के इन प्रयासों की काफी सराहना कर रहे हैं। देश भर में मानस खंड मंदिरों के प्रचार प्रसार हेतु पर्यटन विभाग ने IRCTC के साथ मिलकर भारत गौरव मानस खंड एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन किया, जिसमें कुल 1,170 यात्री श्रद्धालुओं ने कुमाऊं क्षेत्र के मंदिर एवं दर्शनीय स्थलों का जो है दर्शन किया है। तो ये काफी हमारी यात्रा सफल रही और काफी लोगों ने वहां का जो लोकल कुजीन होता है उसका स्वाद भी लिया और वहां के मंदिरों का दर्शन किया। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर भीमताल में सलाम करती तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वहीं मल्लीताल मिनी स्टेडियम में मल्लीताल बाजार होते हुए यात्रा का रामलीला मैदान में समापन किया गया। भीमताल क्षेत्र के लोग, स्कूली बच्चों, पूर्व फौजी महिलाओं और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मिली कामयाबी को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने जोश भरे नारों के साथ भारतीय सेना के अदम्य साहस और पराक्रम को लेकर जय जयकार लगाए। सिंदूर की सफलता के बाद पूरे भारतवर्ष में सैनिकों के सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने देश के सम्मान में जो कदम उठाए उसी को लेकर के आज तिरंगा यात्रा ये पूरे भीमताल विधानसभा क्षेत्र के भीमताल नगर पालिका एरिया में निकाली गई और बड़ी मात्रा में यहाँ पर पूर्व सैनिकों ने और
आम जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने और सभी दलों से संबंधित लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया और ऐतिहासिक हमारी झंडा यात्रा यहाँ पर रही। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सैनिकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और हमारी केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोटद्वार में देवी मंदिर के पास गौ सेवकों द्वारा पकड़े गए संदिग्ध मांस पर भीड़भाड़ मौके पर आरोपी की जलाई गई बाइक की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। एसपी चंद्रमोहन सिंह ने जानकारी देते बताया कि पुलिस ने संदिग्ध मांस को जांच के लिए लैब भेज दिया है और जबकि इसमें संलिप्त आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। साथ ही उत्तराखंड गौ सेवा आयोग ने भी इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। तासी रामपुर तल्ला कोटद्वार के एक व्यक्ति द्वारा थाने में सूचना दी गई कि यूपी की तरफ से कोई व्यक्ति बाइक में कुछ मांस लेकर आ रहा है जो कि संभवतः गौमांस हो सकता है और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा जो है उस जो भी सस्पेक्ट जो मांस था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है और इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है और जो वो मांस है उसको लैब में जो है परीक्षण के लिए भेजा जाएगा कि क्या वो गौमांस या कोई अन्य किस तरह का है और इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है और एफआईआर हो चुकी है और संबंधित के खिलाफ जो भी व्यक्ति उसको कैरी कर रहा था उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। गौ सेवा आयोग के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर अंथवाल जी के द्वारा जो संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग हैं, उनको निर्देशित कर दिया गया है कि इस मामले की जांच की जाए और पता किया जाए कि आखिर इसके पीछे लोग कौन है। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, जो कोरिया चेक पोस्ट है, जहाँ पुलिस पिकेट भी रहती है, वहां से आखिर ये किस प्रकार से तस्करी करके अंदर तक ये प्रतिबंधित मांस आया या किसी और अन्य रास्ते से आया। जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के 16 जून में होने वाले 3 दिवसीय किसान कुंभ पर हरिद्वार में आयोजित किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय अधिवेशन के तहत चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इस चिंतन शिविर में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के साथ हजारों की संख्या में किसान हरिद्वार पहुंचेंगे। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन चिंतन शिविर में पूरे वर्ष में संगठन की तरफ से किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी और हरिद्वार जिले के इकबालपुर शुगर मिल पर हरियाणा के किसानों का लगभग 50 करोड़ रुपए भी बकाया है, जिसमें किसानों का बकाया भुगतान कराए जाने के लिए भी चर्चा की जाएगी। ये हमारे एक साल में 2 राष्ट्रीय अधिवेशन हो, 16, 17, 18 जनवरी का हमारा इलाहाबाद हो और 16, 17, 18 जून का हमारा हरिद्वार में हो। तो यहाँ पूरे भारत के हमारे किसान हो और यहाँ सभी कई प्रदेशों के लंगर भंडारे भी किसान आकर लगाओ और वे सब पूरी हमारे संगठन की 6 महीने की रणनीति तैयार हो और जो जो किसानों की समस्याएं हो उन सभी किसानों की समस्याओं को यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में 3 दिन तक विचार विमर्श करा जाए और उसके बाद में जो एजेंडा तैयार हो सभी जिले वाइज, प्रदेश वाइज राष्ट्रीय कार्यकारिणी के आदेश अनुसार अपने अपने जिलों में सब धरना प्रदर्शन करो। सड़क और पेयजल की मांग को लेकर राज चौहान पाटा में 40 दिन से चल रहा धरना एवं पूर्व विधायक रघुनाथ सिंह चौहान ने हस्तक्षेप के बाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि चौहान की मध्यस्थता में अधिकारियों ने धरनास्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और जल्द समाधान आश्वासन किया। इसी के साथ ग्रामीणों ने 3 सूत्रीय मांगों पर भरोसा मिलने के बाद शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन खत्म करते हुए मांग पूरी न होने पर फिर से प्रदर्शन की चेतावनी दी। देखिए, हम 44 दिनों से ग्राम पंचायत खूब धामा सेनार चांद लोंडाल कोसी नदी पर पुल के निर्माण, सड़क के डामरीकरण, जियासी खूब को पानी देने और पहाड़ के लोगों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने को लेकर के बैठे हुए थे और आज रघुनाथ सिंह चौहान जी ने सरकार के साथ जो संवाद करके आज हमारी मांगों को 44 दिनों के बाद पूरा किया है। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद अदा इस पूरे प्रकरण पर करते हैं और निश्चित तौर पर अगर ये कार्य पूरा होता है तो सरकार का हम धन्यवाद अदा करने में पीछे नहीं होंगे और 10,000 ग्रामीणों की एकता की जीत है, जिन लोगों ने 44 दिनों तक लगातार बारिश, बरसात, धूप
सहन करके कहीं ना कहीं इस मांग को पूरा करवाने में लगातार संघर्ष किया और इसलिए मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूं और आंदोलनकारियों का भी धन्यवाद अदा करता हूं। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने पहले उसको स्वीकृति दे किया और माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद 1.5-2 महीने के अंदर उसमें विकास जो टेंडर हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी हम इस पुल का निर्माण करने के लिए तत्पर हैं। ग्रामीण क्षेत्र की बहुत समय से मांग है, 44 दिन का लगातार धरना उन्हें दिया है, लेकिन यहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि ने और प्रशासन ने उसकी कोई सुध नहीं ली, तो मुझे जाना पड़ा। मैंने शासन में बात की, मैंने एडीबी से बात की, चीफ से बात की, हमारे चीफ जो हमारे एडीबी के चीफ इंजीनियर हैं उनसे बात की, तो उनका ये पत्र मेरे पास है। तो पत्र के बाद हम आज ये धरना प्रदर्शन हमने उनको आश्वासन दिया 1.5 महीने में टेंडर लग जाएगा और उसके बाद वहाँ काम शुरू हो जाएगा। तो ये आज धरना प्रदर्शन आज वहाँ के लोगों ने समाप्त कर दिया। कार्बेट नगरी रामनगर विधानसभा ढिकुल के स्थानीय ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता और इसी के साथ साथ अशोक खुलबे के नेतृत्व में जल निगम के अधिशासी अभियंता पलवी चौधरी से वार्ता की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि ढिकली गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन लगाई गई है, लेकिन योजना अभी तक सुचारू नहीं हुई है। स्थानीय ग्रामीण पेयजल किल्लत से परेशान है। विभाग द्वारा कई लोगों को 1 रुपए के कनेक्शन बांटे गए हैं, लेकिन 150 परिवारों को पेयजल को किल्लत झेलनी पड़ रही है। जो योजना चली ना ढिकली में, पिछले 3 साल से हम उसे देख रहे हैं। आज चालू होगी, कल चालू होगी, परसों चालू होगी, तो उसकी वजह से हम आज मिले, क्योंकि लोगों का प्रेशर भी है, लोग कह भी रहे हैं और पानी के लिए बहुत परेशान है लोग वहाँ। तो इनके द्वारा जो 1 रुपये वाले कनेक्शन बांटे गए, कुछ उनकी दिक्कतें हैं, कुछ इनके बोर में प्रॉब्लम आ रही है, उसकी दिक्कतें हैं। तो इन बातों को डिस्कस हमने किया था। अभी इनकी एक टेक्निकल टीम आएगी जिसके साथ बैठ के हम वहाँ पर बात करेंगे और मौके पे ही जो है सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। 2-3 दिन में वो टीम आएगी, उसके बाद पानी की व्यवस्था के लिए हम बाकी व्यवस्थाएं करेंगे। 3 बार होगी, 4थी बार आके मशीन खड़ी है वहाँ पर 15 दिन से। विश्व महावारी स्वच्छता दिवस पर अल्मोड़ा के उदय शंकर नाट्य अकादमी के प्रदेश में बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने शिरकत की। इस दौरान मंत्री आर्या ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अल्मोड़ा की स्कूली बालिका उपस्थित रही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बालिकाओं को इसकी संपूर्ण जानकारी मिले और वो इस महामारी से अपना बचाव कैसे करें, इसकी पूर्ण जानकारी दी गई। देखिए, आज विश्व महावारी स्वच्छता दिवस है और इस उपलक्ष्य में आज हमने एक कार्यक्रम अपने इस जनपद अल्मोड़ा में रखा है। निश्चित रूप से ये स्वच्छता दिवस इस बात से है कि आज के समय में जो हमारी बालिकाएं हैं, खासकर चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हों, खासकर जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो स्वच्छता को लेकर उनके अंदर जितनी सजगता होनी चाहिए, जितनी जागरूकता होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं हम ऐसा देखते हैं कि न होने के कारण कई बार हमने देखा है कि वैसे गंभीर बीमारियों के संक्रमण के जाल में फंस जाती हैं जो आगे चलकर उनके लिए जानलेवा साबित होती है। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग से फ्लो ओपीडी संचालित किए जाने के जरूरी निर्देश दिए हैं, ताकि खांसी, जुकाम और फीवर से पीड़ित सभी मरीजों का इलाज फ्लो ओपीडी में किया जा सके। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया है कि इसी हफ्ते अस्पताल में रेस्पिरेटरी इलनेस के रोगियों के लिए फ्लू क्लिनिक संचालित कर दिया जाएगा। इन्फ्लुएंजा क्लिनिक संचालित होने से खांसी, जुकाम, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पताल में कोरोना से जुड़ी RT-PCR व एलाइजा जांच की समुचित मात्रा में किटें उपलब्ध हैं। लोग जो है फ्लू क्लिनिक हम लोग स्टार्ट कर देंगे, तो रेस्पिरेटरी इलनेस के लिए हम लोग उसको स्टार्ट कर देंगे, तो जिससे कि वो पेशेंट्स जो हैं हम अलग से उसमें ही हम देखेंगे उन पेशेंट्स को। जहाँ जो पूरी व्यवस्था हमारे पास है जी, हमारे पास RT-PCR और एलाइजा की पूरी प्रचुर मात्रा में किट्स उपलब्ध है। देखिए, अभी तक जो खबर है कि ओमिक्रॉन जो है उतना सीरियस नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक है कोविड जो एंडेमिक हो चुका है, लेकिन अभी तक जो भी रिपोर्ट्स आई है उसमें कोई ऐसे बहुत सीरियस वाली बात नहीं आई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से जो है निर्देश जारी हो गए हैं, तो जो भी सरकार के निर्देश है उनका अक्षरशः उनका पालन किया जाएगा।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और अभी तक लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं और ऐसे में उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा जसौली ने कहा कि बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने चारधाम में अव्यवस्थाओं की बात कही है, जिसको कांग्रेस लंबे समय से कह रही है और बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे को इसके लिए जिम्मेदार माना है। और वहीं इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि चारधाम यात्रा बहुत ही सुखद चल रही है और लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के साथ बैठकें करते हैं। उनकी तरफ से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कहना चाहती हूँ अजेंद्र अजय जी से कि जब आप बीकेटीसी के अध्यक्ष थे तो कौन सा यहाँ चाक चौबंद थी व्यवस्थाएं। हमने व्यवस्थाओं को ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए देखा है। हमने अव्यवस्थाओं पूरी तरह से चरमरा गई थी पिछले वर्ष तो चारधाम यात्रा, और कोई संख्या बाहर नहीं निकल पाई, कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आ पाया। तो आप अपने रहते हुए तो व्यवस्थाओं को सुधार नहीं पाए। अब कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन लग रहा है, ये बौखलाहट लग रही है कि कोई दूसरा अध्यक्ष बन गया है तो आप अव्यवस्थाओं की ओर इंगित कर रहे हैं। लेकिन हाँ, हमारा हाल ये हो गया है कि आसमान से गिरे हैं और खजूर में अटके हैं। पहले आप माशाअल्लाह थे और अब जो है हेमंत द्विवेदी के बनने से तो सुभान अल्लाह जैसी स्थिति हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।